शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं रेप पीड़िता से संबंधित। यदि कोई महिला है या फिर लड़की है, उसका रेप होता है, इसके बाद उसकी जांच की जाती है कि क्या वास्तव में रेप हुआ था या नहीं हुआ था। तो इसके लिए जो है कई प्रकार की कन्वेंशनल मेथड अपनाई जाती हैं। इसके साथ साथ में कुछ मॉडर्न तरीके भी अपनाए जाते हैं जिनसे पता चल जाता है कि वास्तव में रेप हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए जो पुरानी पद्धति चला करती थी वो थी टू फिंगर टेस्ट। यदि कोई रेप सर्वाइवर है तो टू फिंगर को डाल करके उसका टेस्टिंग किया जाता था। ठीक है। तो एक होता है टू फिंगर या फिर थ्री फिंगर। सुप्रीम कोर्ट का कहना है ऑलरेडी से जो रेप पीड़िता है वो इतने बड़े दुख को सहन करती है, और इसके बाद यदि उसका इस प्रकार से टेस्ट किया जाता है टू फिंगर या फिर थ्री फिंगर के माध्यम से, तो अब हम सहन नहीं करेंगे। यदि कोई भी इस प्रकार से टेस्टिंग होती है तो जो व्यक्ति ऐसा टेस्ट कर रहा है वो गिल्टी होगा, अपराधी होगा, और उसके मिसकंडक्ट के लिए उसको सज़ा मिलने वाली है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कौन कौन सी बातें कही हैं इस डिसीजन को सुनाते हुए, मतलब कि जो टू फिंगर टेस्ट है या फिर थ्री फिंगर टेस्ट है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से रोक लगा दी है। उनका कहना साइंटिफिक तौर से देखा जाए ना, तो ये तरीका बिल्कुल भी गलत है। रेप हुआ है या नहीं हुआ है, इसे जांचने के लिए महिलाओं के सेक्सुअल हिस्ट्री को जानना ज़रूरी नहीं होता है। और ये बहुत बड़े दुख की बात है कि आज भी रेप पीड़िताओं का टू फिंगर टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट का कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये टेस्ट पीड़ित महिलाओं को दोबारा से दर्द पहुंचाने का काम करता है। तो 31 अक्टूबर को, मतलब सोमवार के दिन, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और हेमा कोहली की पीठ ने यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। इसके साथ ही कोर्ट ने टू फिंगर टेस्ट करने वालों पर कार्रवाई करने की भी बात करी थी। यदि हम बात करें टू फिंगर टेस्ट की, तो जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, इस टेस्ट में कोई डॉक्टर किसी महिला के प्राइवेट पार्ट में उंगली डालकर ये बताने का दावा करता है कि वह महिला सेक्सुअली एक्टिव है या नहीं है, यानी वो महिला नियमित यौन संबंध बनाती है या नहीं बनाती है। ये हाथों से जांच की एक पुरानी प्रक्रिया है। आमतौर पर यह माना जाता है कि किसी महिला का टू फिंगर टेस्ट पॉजिटिव आया है तो वो सेक्सुअली एक्टिव है। इसके उल्टा, यदि पॉजिटिव नहीं आता है तो वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है। तो ये रिजल्ट यहाँ पर बताया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? डॉक्टर महिला के प्राइवेट पार्ट में उंगली डालते हैं। ऐसा महिलाओं की योनि के बाहर एक पतली झिल्ली को जांचने के लिए किया जाता है। इस पतली झिल्ली को हाइमन के नाम से भी जाना जाता है। इसके जरिए प्राइवेट पार्ट के मांसपेशियों के लचीलेपन और पतली झिल्ली को जांचा जाता है। इससे सिर्फ सेक्सुअली एक्टिव होने या नहीं होने का पता चलता है। इससे हम साबित नहीं कर सकते हैं कि जब संबंध जबरदस्ती बनाए गए हैं या नहीं बनाए हैं। इस केस की यदि हम हिस्ट्री को देखें ना, तो 2013 में ही सुप्रीम कोर्ट ने राजेश बनाम हरियाणा स्टेट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टू फिंगर टेस्ट को असंवैधानिक करार दे दिया था। कोर्ट ने इसे रेप पीड़िता की निजता और उसके सम्मान का हनन करने वाला करार दिया था। कोर्ट का कहना था कि ये शारीरिक और मानसिक चोट पहुंचाने वाला टेस्ट है। ये टेस्ट पॉजिटिव भी आए तो नहीं माना जा सकता कि इससे संबंध सहमति से बने हैं। 16 दिसंबर 2012 की गैंगरेप के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई गई थी। इसने अपनी 657 पेज की रिपोर्ट में कहा था कि टू फिंगर टेस्ट में वजाइना की मांसपेशियों का लचीलापन देखा जाता है। इसके अलावा बताया जाता है कि 2013 में जो सुधार किया गया था सेक्शन 53A के अंतर्गत, इंडियन एविडेंस एक्ट है, तो जिस एविडेंस की हम बात कर रहे हैं विक्टिम के कैरेक्टर की या फिर उसके प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस की किसी अन्य पर्सन के साथ में, तो वो रिलेवेंट नहीं होता है, नहीं होना चाहिए टू द इशू ऑफ कॉन्सेंट। वो मेल खाता ही नहीं है कि सहमति से हुआ था संबंध या फिर सहमति से नहीं हुआ था, या फिर क्वालिटी ऑफ कॉन्सेंट।
इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं ब्राज़ील से। ब्राज़ील में जो विपक्ष के नेता पहले हुआ करते थे, इस बार जब फिर से प्रेसिडेंशियल चुनाव हुआ था, तो वो जो विपक्ष का नेता है, फिर से प्रेसिडेंट बन गए हैं। उनका नाम है लूला डा सिल्वा। इन्होंने हरा दिया है बोल्सोनारो को ब्राज़ील के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। ब्राज़ीलियन लेफ्टिस्ट लीडर हैं लुइज इनको लूला डी सिल्वा। ठीक है, काफ़ी नैरो वोट से इन्होंने डिफीट किया है किसको? प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो को। बताया जा रहा है ये जो सुप्रीम इलेक्टोरल कोर्ट है, इसने डिक्लेयर किया है मिस्टर लूला को नेक्स्ट प्रेसिडेंट। 50.9% वोट इनको मिले हैं, बोल्सोनारो को मिले थे 49.1%। इनॉग्रेशन की बात करें तो 1 तारीख का इनॉग्रेशन कार्यक्रम रखा गया है। तो ये जो रिजल्ट आप देख रहे हो, एकदम आश्चर्यचकित करने वाला कमबैक रहा था फॉर्मर प्रेसिडेंट के द्वारा, एंड ए पनिशिंग ब्लो टू मिस्टर बोल्सोनारो, द फर्स्ट ब्राजीलियन इंकुम्बेंट टू लॉस ए प्रेसिडेंशियल रेस। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं पुष्कर मेला से संबंधित। पुष्कर मेला, जिसे पुष्कर ऊंट मेला भी कहा जाता है, राजस्थान भारत के पुष्कर शहर में इसका आयोजन किया जाता है। इसके साथ साथ में ये जो है सालाना इसका आयोजन किया जाता है, कई दिनों तक ये चलते रहता है। तो पशुधन और सांस्कृतिक पर्व के तौर पर इसको देखा जाता है। मेला लगता है कार्तिक के हिंदू कैलेंडर माह से इसकी शुरुआत होती है और कातक पूर्णिमा पर ये समाप्त हो जाता है। ऊंट का मेला, हर साल प्रसिद्ध ऊंट का मेला राजस्थान के पुष्कर शहर में आयोजित किया जाता है और ये चलता है 5 दिनों तक। मेला आमतौर पर अक्टूबर या फिर नवंबर में आयोजित किया जाता है। मेले का विशेष आकर्षण होता है चुनौतीपूर्ण ऊंट की रेस। अन्य प्रसिद्ध घटनाओं में टीमों के बीच रस्साकसी और सबसे लंबी मूछें वाली प्रतियोगिता का भी यहाँ पर आयोजन किया जाता है। लोकल रूप से कातक का मेला या पुष्कर का मेला इसको कहा जाता है। मेला पुष्कर झील के तट पर लगता है, जो एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी है। तो ये तो थी पुष्कर मेले से संबंधित कुछ जानकारी। इसके अलावा यदि हम बात करें न्यूज़ की, तो न्यूज़ में पुष्कर मेले के शुभारंभ को लेकर ही यहाँ पर बताया जाता है कि 1 से लेकर के 8 नवंबर 2022 के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं सेडिशन लॉ से संबंधित कानून के बारे में। सेडिशन लॉ, जिसको हम राजद्रोह का कानून कहते हैं, इसकी हिस्ट्री की यदि हम बात करें तो 17वीं शताब्दी के इंग्लैंड में राजद्रोह का कानून बनाया गया। तो सांसद ये मानते थे कि सरकार के बारे में अच्छी राय ही होना चाहिए। यदि जनता के सामने सरकार के प्रति गलत भावनाएं पैदा करेंगे, तो जनता क्या काम करेगी? अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ देगी, क्योंकि बुरी राय सरकार और राजशाही के लिए खतरनाक हो सकती है, राजशाही को यहाँ से ख़त्म कर सकती है। इसी तर्क को लेकर के अंग्रेजों ने क्या काम किया? 1870 में आईपीसी की धारा 124 ए शामिल कर दिया। अंग्रेजों ने हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को दोषी ठहराने के लिए, उनको जेल में भरने के लिए, सजा देने के लिए राजद्रोह कानून वो लेकर के आए। इसका इस्तेमाल पहली बार 1897 में बाल गंगाधर तिलक पर मुकदमा चलाने के लिए किया गया था। इसके बाद फिर नंबर लगा था महात्मा गांधी का। यंग इंडिया में उन्होंने जो लेख लिखे थे, संपादक लिखे थे, इसके लिए भी उनके ऊपर राजद्रोह का कानून लगाया गया था। तो राजद्रोह का कानून उस समय के हिसाब से काफ़ी अच्छा था। ठीक है, क्योंकि भारत का जो संविधान था, उचित प्रतिबंध अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रति जिम्मेदार अभ्यास को सुनिश्चित करता है, साथ में ये भी कहता है कि ये सभी नागरिकों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। दूसरी बात ये थी कि अंग्रेज चाहते थे, इसके अलावा भी ये इतनी देर तक लागू रहा अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी, क्योंकि हमारे यहाँ की सरकार को ऐसा लगता था कि राष्ट्र विरोधी जो ताकतें हैं, उनको यदि हमें दबाना है तो हमें इस कानून की ज़रूरत है।
यहाँ पर जो आर्टिकल 19(2) की हम बात कर रहे थे, इसके अंतर्गत उचित जो प्रतिबंध हैं, उनका उल्लेख किया गया। मतलब भारत की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, इसको यदि बनाए के रखना है, इसके साथ-साथ में हमारे देश की सुरक्षा को बनाए रखना है, हमारे जो फ़ॉरेन रिलेशंस हैं, वो बढ़िया बने रहें, सार्वजनिक व्यवस्था अच्छी रहे, शालीनता या नैतिकता या अदालत की अवमानना, मानहानि के संबंध में किसी अपराध के लिए उकसाना। न्यूज़ की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाल ही में सुनवाई की गई थी कि किसी भी प्रकार के जो नए केस हैं अब सेडिशन लॉ से संबंधित किसी के ऊपर दर्ज नहीं किए जाने चाहिए। क्योंकि इस कानून का भी जो उपयोग है गवर्नमेंट आज के टाइम में विपक्ष के जो नेता हैं या फिर पत्रकार लोग हैं या फिर धरना प्रदर्शन करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उनको दबाने के लिए, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए इस कानून का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होने लगा था। इसी के चलते-चलते सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा और उन्होंने ये ऑर्डर दे दिया है कि अब एक भी केस इसके ऊपर आप दर्ज नहीं कर सकते। किसी के भी ऊपर अब जो है अब ये कानून लागू नहीं होने वाला है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं मनरेगा स्कीम से संबंधित। मनरेगा स्कीम के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये मनरेगा जो स्कीम है एक प्रकार से कानूनी गारंटी है। कानूनी गारंटी वो भी आपको काम की कानूनी गारंटी देता है। गाँव में रहने वाले जो अनस्किल्ड लेबर हैं, उनको 1 साल में 100 दिन सरकार कहती है कि हम आपको रोज़गार उपलब्ध कराएँगे। यदि हम आपको 15 दिन के भीतर में, जैसे कि सबसे पहले मुझे अपना जॉब कार्ड बनवाना पड़ेगा। जॉब कार्ड यदि मेरा बन गया है और इसके बावजूद भी मुझे 15 दिन के भीतर में काम नहीं मिलता है, तो सरकार मुझे बेरोज़गारी भत्ता प्रोवाइड करेगी। तो कोरोना का समय जब चल रहा था, तो ये जो स्कीम थी जीवनदायिनी रही थी, क्योंकि शहर से भी लोग गाँव की तरफ जा रहे थे। अब गाँव में कोई रोज़गार नहीं है। ठीक है। खेती किसानी के काम से निपट कर के लोग शहर चले जाते हैं कमाने के लिए। जब शहर में भी कंपनियां बंद हो गई हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, उनकी इनकम नहीं हो रही है, तो वो गांव की तरफ गए। अब गांव में उनको रोज़गार अवेलेबल कराना सरकार के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। लेकिन ऑलरेडी से जो स्कीम चल रही थी मनरेगा स्कीम, ठीक है, इसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने उनको काम अवेलेबल कराए। दूसरी दिक्कत ये हो गई थी कोरोना के टाइम की, यदि हम बात करें तो उस टाइम में सरकार ने ये स्कीम लाई तो ज़रूर थी, लेकिन इसका जो बजट था, उस बजट में इसकी जो राशि हर साल आवंटित की जाती थी, उसको सरकार ने कम कर दिया था। वहीं इस स्कीम की यदि हम बात करें, तो इस स्कीम को 2005 के एक कानून के माध्यम से लाया गया था। फिर 2 फरवरी 2006 को इसको 200 जिलों में हमने चालू कर दिया था। शुरू में हम इसको नरेगा बोलते थे। नरेगा मतलब कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। लेकिन फिर बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया। 2 अक्टूबर 2009 को बदल दिया गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, और आज के टाइम में हम इसको मनरेगा कहते हैं। तो 100 दिन की इसमें रोजगार की गारंटी दी जाती है। एक बात अच्छी इसमें ये भी है, जैसे कि काम करते करते यदि आपको किसी प्रकार की डिसेबिलिटी आ जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस टाइम में भी गवर्नमेंट ने इसकी व्यवस्था करी है। दूसरी नंबर की बात ये है, इसमें महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात करी जाती है कि आपको 100 आदमी को काम देना है, तो 100 में से आप कितनी महिलाओं को काम देंगे। इसके अलावा आपको अपने घर से कुछ दूरी पर ही काम अवेलेबल कराने की भी जिम्मेदारी। यदि आपका जो काम की साइट है दूर है आपके घर से, तो उसके लिए भी सरकार एक्स्ट्रा पैसा आपको देगी। एक और नई व्यवस्था यहाँ पर ये बनाई गई थी कि सरकार ने मनरेगा लोकपाल की भी नियुक्ति करी थी। मनरेगा लोकपाल के पास मनरेगा श्रमिकों की शिकायत सुनने की पावर रहती है। इसके साथ ही साथ इन पर वो विचार करेगा। इन प्राप्त शिकायतों की मिलने की तारीख से 30 दिन के भीतर ही शिकायत का निर्णय लेना है, निवारण करना है, उसकी जांच करना जारी उसको रखना है।
लोकपाल के पास शिकायत की कार्रवाई शुरू करने की पावर होती है। मजदूरी के भुगतान नहीं हुआ या फिर बेरोजगारी भत्ते का भुगतान नहीं होने से संबंधित सारी परेशानियों का निवारण भी कौन करेगा? इसके लिए लोकपाल बनाया गया है। अब हम बात कर लेते हैं न्यूज़ की। तो न्यूज़ में बताया जा रहा है, मनरेगा स्कीम को लेकर के केंद्र सरकार अपने अपने हिसाब से कानून बनाते रहती है, लेकिन कौन से राज्य की किस प्रकार से ज़रूरत है, ये तो राज्य सरकारें ही अच्छी तरह से समझती हैं। इसीलिए लोगों की डिमांड है कि हमसे संबंधित जो कानून है हमारा राज्य ही बनाए। उसके लिए केंद्र सरकार योजनाएं ना बनाए, ऐसी डिमांड यहाँ पर करी जाती है कि मनरेगा से संबंधित जो जो भी नियम कानून है आप उसको डिसेंट्रलाइज कर दीजिए। ठीक है, यदि हम चाहते हैं कि मनरेगा स्कीम का बेहतर इम्प्लीमेंटेशन हो, ऐसा कहना है एक स्टडी में। इसमें एक बात और कही जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, किसका? प्रीमाइसेबल वर्क का। इसका मतलब ये है, मनरेगा के अंतर्गत जो जो काम आप करवा रहे हो लोगों से, उसकी प्रकृति को आप चेंज करिए। ऐसा नहीं है कि खाली गांव के किनारे से नहर जा रही है, नाला जा रहा है तो नाले की खुदाई कर दिए, नाले थोड़ा थोड़ा खोद दिए, उसको तालाब बनाए, तालाब का पानी कोई काम में ही नहीं आ रहा, वहाँ पर देख रहे हैं जाके तो घास बेशरम के पेड़ उग रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मनरेगा के अंतर्गत हमें ऐसा काम करवाना है, उस काम को करने से उस काम से भी कोई रोजगार, दो पैसे की आमदनी होना चाहिए। इस प्रकार के काम हमें करना है मनरेगा स्कीम के अंतर्गत। मतलब कि अभी जो काम कराए जा रहे हैं उसमें डाइवर्सिफिकेशन की हमको ज़रूरत है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब होता है विविधता। इसके साथ साथ में फ्लेक्सिबिलिटी भी होना चाहिए एट द ग्राउंड लेवल। यदि हम सिलेक्ट करना चाहते हैं वर्क को, ठीक है, ब्रॉड कैटेगरी के हिसाब से। एक बात और कही जाती है यहाँ पर फंड को लेकर के, कि केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि केंद्र सरकार बंगाल को पैसा नहीं भेज रही है मनरेगा का। जब केंद्र सरकार ही पैसा नहीं भेज रही है तो लोगों ने काम तो कर लिए हैं, लेकिन उनको महीनों से पैसा नहीं मिल रहा है। अभी हाल ही में ये न्यूज़ आया था, पश्चिम बंगाल की तरफ से ऐसा आरोप लगाया जा रहा था। लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि ये हिसाब किताब बढ़िया नहीं रखते, इनका हिसाब किताब में गड़बड़ी है, इसलिए अभी हम अब उनको पैसे नहीं भेजने वाले। तो एक इंटरनल स्टडी कमीशन की गई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। उसने कहा है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को हमें डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। इसके साथ साथ में ग्राउंड लेवल पर हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। मिनिस्ट्री ने रिसेंटली बनाया था एक पब्लिक रिपोर्ट ऑफ द सिक्स्थ कॉमन रिव्यू मिशन। क्या नाम रखा गया है? छठवें नंबर की कॉमन रिव्यू मिशन, जिसने सर्वे किया था कौन कौन से स्टेट में, लगभग 7 राज्यों में ये सर्वे किया गया था। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, नागालैंड, गुजरात, झारखंड, हिमाचल प्रदेश एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फरवरी के महीने में, ताकि ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि जो रूरल डेवलपमेंट स्कीम है उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पर मनरेगा के वेजेस को लेकर के ये भी बताया जाता है कि कितना कम रुपया मज़दूरों को मिल रहा है। अलग अलग स्टेट की बात करें तो डेटा यहाँ पर बताया जाता है। यदि हम प्रेजेंट की बात कर लें तो मिनिमम वेज है लेबरर इन गुजरात, वो कितना है? 324 रुपया है। लेकिन मनरेगा के अंतर्गत कोई काम करने जा रहा है तो उसको मिलता है 229 रुपये। तो आप सोच लीजिए कितना डिफरेंस है। इसलिए तो आजकल लोग जो है मनरेगा में काम करने नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो जी तोड़ करके आप मेहनत करो और दूसरा आपको पैसा भी कम मिलता है। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर इससे भी ज़्यादा पैसा देता है, फिर लोग मनरेगा में काम करने क्यों जाएंगे? नागालैंड की हम बात करें तो नागालैंड की जो सरकार है वो पैसा देती है मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को 212 रुपये पर डे, विच डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द डिफ़िकल्ट टेरेन।
इसका मतलब ये हो गया इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट ऊंचाई है, पहाड़ी राज्य है, उसके हिसाब से भी आप जो है इतना कम पैसा वहाँ पर दे रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर की हम बात करें तो यहाँ पर 214 रुपया दिया जा रहा है। ये स्टडी ने क्या क्या बातें लेकर के आई है सामने, बताया जा रहा है कि एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर आपको मनरेगा से ज़्यादा पैसा दे रहा है, 600 से 700 रुपया पर डे दे रहा है, लेकिन मनरेगा में आपको मिल रहा है 200 रुपया। तो ये भी इसमें एक समस्या है कि हमें जो है मनरेगा के अंतर्गत जो काम करने वाले लोग हैं उनकी सैलरी को, उनका जो डेली वेजेस है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है।